हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पहले लेक्चर में भू राजस्व व्यवस्था। जो अंग्रेजों का अधीन भू राजस्व व्यवस्था था उसको हम पढ़ेंगे। उसके कारण, परिणाम, क्यों लाया गया, कब लाया गया, कैसे लाया गया, सब कुछ पढ़ेंगे। पीटी मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ख़त्म होते होते मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि आज के बाद भू राजस्व व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना कि क्यों लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, कहाँ पर लाया गया। ये जो होता है ना, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन दो चीज़ कि इसका कारण क्या था लाने का, कारण या क्यों लाया गया, और परिणाम क्या था, ये दोनों मेंस के लिए में पूछे जाते हैं सीधे सीधे कि भू राजस्व व्यवस्था क्यों लाया गया था और इसका परिणाम क्या अंततः निकल के आया। ठीक है, तो 4 भू राजस्व व्यवस्था थी मुख्यतः: इजारेदारी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी और महालवारी। इन्हीं चारों को हम अलग अलग भी पढ़ेंगे अभी। तो इजारेदारी 1772 में लाया गया था। क्यों लाया गया था? 1764 ईस्वी में बक्सर की, ये एग्जाम में भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्यों लाया गया, और अलग अलग पॉइंट्स ऐसे खींच के हम एरो बना के लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का अच्छा तरीका माना जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख जाए। 1757 में पलासी का युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें क्या किया जाता है, 1764 बक्सर जीतने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अंग्रेज़ों को मिल जाता है। यानी कि अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र से सारे भू राजस्व की वसूली या दीवानी संबंधी जो भी व्यवस्था होगा वो सब अंग्रेज करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ थे चालाक। उन्होंने इस काम को सीधा सीधा अपने हाथों में नहीं लेकर 2 ठेकेदार खोजे बिहार और बंगाल के लिए। उन्होंने, एक थे बिहार के लिए राजा सिताब राय और बंगाल के लिए रजा खां। इन दोनों को बोला कि भाई साहब, तुम कर वसूल लो दोनों जगह से, मुझे कर दे देना, और तुम अपना हिस्सा भी ले लेना, अपना वेतन और निकलो। तो ये व्यवस्था कब तक चली? 1765 से 1772 तक। ठीक है, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स साहब थे, जो बंगाल के गवर्नर थे उस समय। उन्होंने क्या बोला कि अब ये सब ख़त्म करो, ठेका वेका पर वसूलना, हम डायरेक्ट वसूलेंगे। यानी कि द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या होता है? 2 लोग मिलकर जो शासन कर रहे थे बंगाल में, यानी कि बंगाल का एक तो वहाँ का नवाब था और अंग्रेज, उसको उसने ख़त्म कर दिया। बोला कि हम ही अब जो हैं वो हैं, हम ही अब वसूलेंगे। तो उसने द्वैध शासन ख़त्म कर दिया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बंगाल के गवर्नर के अधीन, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन, बॉम्बे और मद्रास दोनों को जोड़ दिया गया। अब दोनों के लिए कहाँ से जाएगा आदेश? बंगाल से जाएगा। तो फिर 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब सोचा कि अब हमें डायरेक्ट शासन करना है, तो उसने एक व्यवस्था लाई भू राजस्व वसूलने की, जिसको इजारेदारी व्यवस्था नाम दिया गया। ठीक है, इजारेदारी को पंचसाला व्यवस्था भी कहते हैं। 5 साल के लिए किसी को ज़मीन ठेके पर दे देना, और उससे बोलना कि 5 साल के लिए तुम्हें ये मैं ज़मीन दे रहा हूँ, तुम मुझे 5 साल तक इसके कर चुकाते रहोगे, 5 साल बाद हम देखेंगे कि आगे तुमको ये ज़मीन देना है या नहीं देना है। यही था पंचसाला व्यवस्था, जिसको इजारेदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। 1772 में लाया गया ये। इसके बाद फिर से इन्होंने देखा कि पंचसाला व्यवस्था में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही, जो हम चाह रहे हैं, जितना हम लूटना चाह रहे हैं वो हम नहीं लूट पा रहे हैं। तो इन्होंने सालाना बंदोबस्त किया कि 1 साल के लिए तुम ज़मीन लो, तुम मुझे कर दो, फिर तुम लो 1 साल बाद, तुम मुझे कर दो। तो 1777 ईस्वी में पंचसाला व्यवस्था में सुधार करके सालाना बंदोबस्त शुरू किया गया, और यही सालाना बंदोबस्त चलता रहा कब तक? जब तक कर्नवालिस नहीं आ गया। कर्नवालिस। सबसे पहले हमने बंगाल से शुरू किया है, क्योंकि बंगाल ही पहला प्रांत था जो अंग्रेज़ों के कब्जे में आया। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं इजारेदारी में और क्या कारण परिणाम में आते हैं। तो कर्ण, अब क्यों, और 2-3 पॉइंट और देखते हैं कि क्यों लाया गया। इजारेदारी के तो हमने समझ लिया कि इजारेदारी वो कोशिश कर रहे थे स्थापित करने की भू राजस्व। पहले उन्होंने 5 वर्ष के लिए कोशिश किया, फिर 1 वर्ष के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पा रहा था। 1784 का जो एक्ट है
1787 का भी एक एक्ट आया था, जो इसलिए लाया गया था कि कॉर्नवालिस जब भारत आया गवर्नर जनरल बन के बंगाल का, तो उसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए, और वो अधिकार उसमें से एक ये भी बोला गया था उसको कि आप भारत में जाकर वहाँ पर कोई भू व्यवस्था ढूंढिए अस्थायी। तो कॉर्नवालिस ने सबसे पहले कोशिश किया भू व्यवस्था ढूंढने का भारत में। ठीक है, तो पहले अब देखते हैं क्यों था। तो अकबर या अन्य मुगल शासक द्वारा स्थापित व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी थी, सर्वत्र अव्यवस्था थी। जो हमें लिखना पड़ेगा पॉइंट्स में वो हम लिखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स का मानना था कि समस्त भूमि शासक की है तथा जमींदार केवल कर संग्रह करता ही है। जमींदार कर संग्रह करता से अधिक कुछ भी नहीं है। और कमाई के दो ही साधन थे उस समय पूरे भारत में या पूरे विश्व में बोले तो, एक था व्यापार और दूसरा होता था कृषि। ठीक है, तो व्यापार पर हम दूसरे दिन अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हम कृषि भू राजस्व की बात करेंगे, जो भू राजस्व वसूली की जाती तो उसकी करेंगे आज। 1757 में पलासी हो चुका था। 1764 में बक्सर यानी कि पूरी बंगाल का प्रांत अब अंग्रेजों का हाथ में है। 1761 में पानीपत द्वितीय हुआ, यानी कि पानीपत द्वितीय के बाद क्या होगा, मराठा जो थे वो हार गए। इसमें मराठा शक्ति कमज़ोर हो गई, लेकिन उतनी कमज़ोर नहीं हुई है अभी तक कि वो अंग्रेज़ों के डायरेक्ट अधिकार क्षेत्र में आ जाएं। तो इसके लिए 2 और 3 पर आंग्ल मराठा युद्ध होगा। प्रथम आंग्ल मराठा, द्वितीय आंग्ल मराठा, तृतीय आंग्ल मराठा। और इन तीनों के बाद जाके मराठा कमज़ोर होंगे और उस क्षेत्र में भी फिर अंग्रेज़ धीरे धीरे भू राजस्व वसूलना शुरू करेंगे। 1799 में भारत की एक और बड़ी शक्ति टीपू सुल्तान मैसूर, इसको भी अंग्रेज़ों ने युद्ध में हराकर मार दिया। तो भारत की जो बड़ी बड़ी शक्ति थी बंगाल और मैसूर, मराठा, ये सभी ख़त्म कर दिए गए। ठीक है, अब ये अपना कारोबार यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या किया इन्होंने इजारेदारी व्यवस्था में, यह पंचशाला व्यवस्था। ऊंची बोली लगाने वाले को 5 वर्ष के लिए कर संग्रह का काम दिया गया। 5 लोग आए बोली लगाने के लिए कि ये खेत मुझे दे दो। इसने बोला मैं 50 रुपये दूंगा, इसने बोला 60 रुपये दूंगा, इसने बोला 100 रुपये दूंगा। जिसने 100 रुपये दिए उसको हमने भूरा दे दिया कि 5 साल के लिए तुम ले जाओ, तुम मुझे 5 साल तक 100 रुपये देते रहना, तुम्हारा ये ज़मीन हो गया। ठीक है, लेकिन इनको स्वामित्व नहीं दिया गया। यानी कि जो भू राजस्व एकत्र करता थे, जो जमींदार थे, जिन्होंने बोली लगाई, उनको भूमि का कोई स्वामित्व नहीं था, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स मानता था कि समस्त साम्राज्य की भूमि शासक की है। ठीक है, पंचशाला व्यवस्था यही था। पुनः इजारेदारी में 5 वर्षीय व्यवस्था को 1 वर्षीय व्यवस्था में बदल दिया गया। अभी हमने देखा कि 5-5 साल में उनको लग रहा था कि हर साल हम क्यों ना कर की दर को अलग अलग करें। कर की दर को हर साल वो बढ़ाते थे, इसलिए 5 साल को वो 1 साल पर लेके आ गए कि हम 1 वर्षीय व्यवस्था करते हैं और हर वर्ष कर की दर बढ़ाएंगे। इसको बहुत सारे इतिहासकारों ने बंगाल में डाकू राज बोला है, डाकू राज। ठीक है, तो पंचशाला व्यवस्था बहुत छोटा सा है, यही है इसमें कि पहले 5 वर्षों के लिए लाया गया, उच्च बोली लगाने वाले को 5 वर्ष के लिए ज़मीन दी गई, पुनः फिर इजारेदारी में 5 वर्षीय व्यवस्था को 1 वर्षीय व्यवस्था में बदल दिया गया। अब आ जाओ, कॉर्नवालिस भाई साहब आ चुके हैं भारत में। वो भू राजस्व व्यवस्था को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि भू राजस्व व्यवस्था भारत में कौन सी चलाई जाए जिससे और से अधिक लूटा जाए उनको। तो उन्होंने जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, बीसवेदारी, ये सभी एक ही व्यवस्था के नाम हैं। जमींदारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी, इस व्यवस्था को उन्होंने सोचा। ठीक है, इस व्यवस्था को बनाया कि अब इस व्यवस्था के आधार पर बंगाल के क्षेत्र से या भारत के और भी क्षेत्र से भू राजस्व वसूला जाएगा। इसमें क्या किया गया, इसमें भी वही था कि वो जो अधिक बोली लगाएंगे उनको हम ज़मीन दे देंगे कर राजस्व वसूलने के लिए। लेकिन अंग्रेजी सरकार का हिस्सा हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया। ठीक, 10 वर्ष के लिए इसमें दी जाती थी भूमि, मुख्य रूप से 10 वर्ष के लिए दी जाती थी। अंग्रेजी सरकार का हिस्सा हमेशा के लिए निश्चित। कर संग्रहकर्ताओं, जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया। इसमें पंचवर्षीय व्यवस्था जो थी उसमें भूस्वामी नहीं माना गया था, ये मेन डिफरेंस है उन दोनों में। इसमें उसको भूस्वामी मान लिया गया, जो जमींदार थे वो भूस्वामी हो गए। किसानों की बात कहीं नहीं हो रही है, सिर्फ अंग्रेज और जमींदार की बात हो रही है। तो किसानों की क्या हालत हुई होगी इसके बाद। और जमींदारों को भूमि बेचने, दान में देने का अधिकार भी दिया गया। भूमि कर नहीं देने पर उनकी भूमि जब्त कर ली जाती थी।
इसको सूर्यास्त नियम भी कहा जाता है जमींदारी व्यवस्था को। यानी अगर तय किया गया है कि 15 दिसंबर को शाम के 5 बजे तक सूर्यास्त तक तुम्हें भू राजस्व जमा कर देना है, और अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी ज़मीन जब्त कर ली जाएगी, इसलिए इसको सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है जमींदारी व्यवस्था को। और इसके तहत इन्होंने इतना लूटा कि पहले वर्ष में ही पूर्व की अपेक्षा 80% से अधिक भूमि कर एकत्र कर लिया गया। भूमि कर इतना लूटा इन्होंने बंगाल को। हमने एक बुक पढ़ा है आनंद मठ, सन्यासी विद्रोह। इस समय हमें बंगाल के 1770 ईस्वी के बाद से लेकर के दशक के भयानक अकाल के जिक्र मिलते हैं। वो अकाल मानवजन्य थे, जो ऐसी कर राजस्व व्यवस्था के कारण लाया गया था, और वो अकाल इन्हीं के कारण आया था। किसान जब इतना ज़्यादा कर नहीं दे पाते थे तो वो अपनी ज़मीन पर खेती करना छोड़ के भाग जाते थे। उस समय ज़मीन की तो कमी नहीं थी, आबादी इतनी भी नहीं थी, इसीलिए तो वो अकाल इंसान जन्य ही थे। तो ये था जमींदारी व्यवस्था कि 10 साल के लिए भूमि दे दिया, कर संग्रह करता जमींदार है, उसको भूस्वामी मान लिया गया, उसको भूमि बेचने दान में देने का अधिकार भी दे दिया गया। भूमि कर नहीं देगा तो उसकी भूमि जब्त कर ली जाएगी। और इसका परिणाम क्या हुआ कि प्रथम वर्ष में ही पूर्व की अपेक्षा 80% से अधिक भूमि एकत्र किया गया जमींदारी व्यवस्था के तहत। और ये किन किन इलाकों में लागू था, अब ये पूछता है पीटी में पूछता है कि जमींदारी व्यवस्था जो थी वो किस किस इलाके में लागू था। इसको हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये लागू था। जमींदारी व्यवस्था बंगाल, यूपी, वाराणसी, गाजीपुर और उत्तरी कर्नाटक। जमींदारी व्यवस्था बंगाल, यूपी, वाराणसी, गाजीपुर और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू था। तो जमींदारी व्यवस्था किसका लाया हुआ था, तो कर्नवालिस का लाया हुआ था। किन क्षेत्रों में था, तो बंगाल, यूपी, बनारस, गाजीपुर और उत्तरी कर्नाटक में लागू था। और ब्रिटिश भारत के पास जितना ज़मीन था भारत का, उसके 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू था। ठीक है, तो ये था जागीरदारी व्यवस्था या अस्थाई व्यवस्था या बीसवेदारी व्यवस्था, यही था। और लगान का क्या था, 10/11 भाग सरकार का, 1/11 भाग जमींदार का। जो कर वसूली करता था जमींदार, उसका पूरे लगान में से 1/11 भाग होता था, और 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार का होता था। ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था में यही मेन फैक्ट्स थे कि कहाँ कहाँ पर लागू किया गया था। 1793 में लाया गया, कर्नवालिस के द्वारा लाया गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले वाली व्यवस्था पर। अगला व्यवस्था है हमारा महालवारी। पहले हमने इजारेदारी व्यवस्था देखा, जिसको पंचशाला व्यवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद हमने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था देखा। अब हम देख रहे हैं महालवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था जो थी वो किस तरह से भिन्न थी उससे। उसमें क्या था जमींदारी में कि अंग्रेज होते थे और जमींदार उसके बाद किसान। ये 3 फर्मा था उस समय। यहाँ से यहाँ जाए, किसान से जमींदार और जमींदार से अंग्रेज में आएगा ज़मीन। महालवारी में इन्होंने क्या किया, तो भूमि समस्त ग्राम की कर दी। बोला कि भूमि पर व्यक्ति का अधिकार तो होगा ही, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है हमें बस राजस्व मिलना चाहिए। तो इन्होंने भूमि पूरे ग्राम सभा को दे दी। और ग्राम सभा को देने के बाद इन्होंने बोला कि अब हमें ग्राम सभा देगी कर, यानी कि अंग्रेज और ग्राम सभा, बिचौलिया खत्म हो गया इसमें महालवारी व्यवस्था में। किसकी सोच थी ये, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देखेंगे, कहाँ कहाँ पर लागू थी, तो उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश और पंजाब, इन क्षेत्रों में लागू थी महालवारी। किसका था ये, मार्टिन बर्ड, मैकेंजी और जेम्स टॉमसन। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में जमींदारी भू सुधार व्यवस्था का मतलब खोजकर्ता माना जाता है। मार्टिन बर्ड को, इसको सुधारक माना जाता है उत्तर भारत के भू राजस्व व्यवस्था के लिए, मार्टिन बर्ड को। तो 3 लोगों का था, मार्टिन बर्ड, मैकेंजी, जेम्स टॉमसन। एमपी, यूपी और पंजाब इस क्षेत्र में लागू था। सम्मिलित रूप से भूमि कर देंगे इसे, पूरा गांव भूमि कर। महाल का मतलब ही होता है गांव, ग्राम सभा या महाल
उसको अंग्रेजों को देगी। अब महाल में तो व्यक्तिगत रूप से भी आदमी होंगे। यदि कोई व्यक्ति भूमि छोड़ता या था तो ग्राम सभा इस ज़मीन को संभाल लेती थी। अब मान लो कोई व्यक्ति अपना ज़मीन छोड़ के भाग गया तो ज़मीन अब ग्राम सभा की होगी। ग्राम सभा उस पर खेती पथारी करके और उसको भू राजस्व सौंप देगी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात यमुना गंगा दोआब, और ये क्यों लाया गया है देखो, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा कब हुआ है? 1817 में। द्वितीय 1800 ईस्वी के आसपास हुआ, 1817 ईस्वी के आसपास तृतीय आंग्ल मराठा हुआ, और इसी के साथ आंग्ल मराठा की शक्ति खत्म कर दी। हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। और कोरेगांव का युद्ध जो सुनते हैं हम, वो इसी में विवादित हुआ था, जिसमें महार और पेशवा, महारों ने अंग्रेज़ का साथ दिया था और पेशवा अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े थे, जिसमें महार पेशवा के विरुद्ध लड़े थे। और इसको वो अच्छा मानते हैं, जो उनका अपना कारण है, अपनी अपनी सबके इतिहास होते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात यमुना गंगा का दोआब जो है वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था। तृतीय आंग्ल मराठा के पश्चात हेस्टिंग्स ने उत्तर भारत के और भी क्षेत्र प्राप्त कर लिए। हेस्टिंग्स ने अब ये क्षेत्र तो आ गए इनके पास 1820 के पास। इससे पहले क्या होता था मराठा साम्राज्य में? गाँव में जो पाटिल होते थे या देशमुख होते थे वो कर वसूल के पेशवाओं को देते थे, या सरदेश, ये ऐसे, और सरदेश मुखी ऐसे कर लगाए जाते थे अलग अलग तरीके के। तो देशमुख और पाटिल को ख़त्म कर दिया इन्होंने बोला कि ग्राम सभा है और हम हैं, बस वो हमें डायरेक्ट दे दे। ठीक है, तो यही था महालवारी। किन किन क्षेत्रों में लाया हुआ क्या गया? यूपी, एमपी, पंजाब। ठीक। 1822 में बोर्ड ऑफ कमिश्नर जो बना था वो हॉल्ट मैकेंजी था। बोर्ड ऑफ कमिश्नर में हॉल्ट मैकेंजी ने ग्राम समाज की तरफ ध्यान दिया और बोला कि प्रत्येक गांव से कितना कर लेना है ये निश्चय कर दिया गया कि ये गांव 100 रुपये मुझे कर देगा किसी भी हालत में। और ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि 1833 के द्वारा रेगुलेशन द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को मतलब सुधारने की बात की गई थी? तो वो भू राजस्व व्यवस्था थी महालवारी। 1833 से रेगुलेशन विलियम बेंटिक ने इसको सरल बनाया कि हर गांव की परिस्थिति अलग अलग है, हर गांव के नक्शा अलग अलग है, हर गांव का उपज का तरीका अलग अलग होता है, हर गांव में जो उत्पादकता होती है वो अलग अलग होती है। तो भिन्न भिन्न गांव भिन्न भिन्न कर निश्चित किया उसने, बेंटिक ने 1833 के रेगुलेशन एक्ट द्वारा। और मानचित्र पंजियों का उपयोग भी किया गया महालवारी व्यवस्था के लिए। ये भी पूछ सकता है कि मानचित्र और पंजियों का उपयोग पहली बार किस भू राजस्व व्यवस्था के लिए किया गया? तो महालवारी व्यवस्था के लिए किया गया था। 66% भाग सरकार का निश्चित किया गया। इसके तहत 66% सरकार कर लेगी डायरेक्ट। ग्राम सभा जितना उत्पादित करे, हमें नहीं पता वो कितना उत्पादन करे, हमें तो 66% चाहिए बस। तो महालवारी व्यवस्था क्या था, एक बार रिवाइज करते हैं कि अंग्रेज और ग्राम जो सभा होगी वो दोनों एक दूसरे से, अंग्रेज कर लेगा ग्राम सभा से, उसको व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई लेना देना नहीं है। किन किन क्षेत्रों में लागू थी? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और पंजाब के क्षेत्रों में लागू थी। किसने किसने लागू किया था? मार्टिन बर्ड, मैकेंजी और जेम्स टॉमसन ने 1820 के बाद। 1820 में इसका विचार आया था और 1833 के बाद मुख्य रूप से लागू किया गया था। जेम्स टॉमसन एक भाई साहब आए, उन्होंने कुछ दिन कर वसूला और 1853 में इसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने 1853 में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 30 वर्षों के लिए मुख्य रूप से ये व्यवस्था लाई गई थी। इन्होंने एक समाप्त किया, उसके बाद भी कई क्षेत्रों में ये चलता रहा। मुख्य रूप से 1853 में इन्होंने समाप्त करने की इसकी घोषणा कर दी कि अब भू राजस्व व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब कौन सा बच गया? हमने इजारेदारी देख ली, इजारेदारी देख लिया हमने अस्थाई बंदोबस्त भी देख लिया, जागीरदारी, जमींदारी, बीसवेदारी जिसका नाम था, महालवारी भी देख लिया हमने। अब अगले पर चलते हैं जिसका नाम है रैयतवारी व्यवस्था। रैयत का मतलब क्या होता है? ठेका पर। जैसे आजकल क्या होता है, किसी के पास ज़मीन होता है, वो एक आदमी को पकड़ता है, उसको दे देता है ज़मीन कि तू इस पे खेती बधारी कर और मुझे इसके बदले कर दे देना, मुझे इसमें से आधा चाहिए, बाकी तुम आधा ले जाओ, बीज तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। इसी का मोटा मोटी रूप था रैयतवारी व्यवस्था। मतलब इसमें भी इसने बिचौलियों को ख़त्म कर दिया। अंग्रेज थे और किसान डायरेक्ट, गांव नहीं है यहाँ किसान है। ग्राम सभा को भी इसने ख़त्म कर दिया, यानी किसान अंग्रेज़ों को कर देंगे डायरेक्ट, सीधा अंग्रेज़ों को कर देंगे।
पंजीकृत भूमिदार ही भूस्वामी होंगे। इसमें भूस्वामी मान लिया उनको। अब इनको ज़मीन खरीदने, बेचने, कर लागू करने, मतलब कर पर देने, ये सब का इनको अधिकार दिया गया। पंजीकृत भूस्वामियों को ज़मीन का मुख्य रूप से सभी अधिकार दे दिए गए कि आप ज़मीन खरीद सकते हो, बेच सकते हो, आप इसको ठेके पर दे सकते हो, सब कुछ का अधिकार दे दिया गया। कहाँ कहाँ पर लागू थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये पूछता है। मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग के इलाकों में लागू थी। मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल और असम और कुर्ग। कुर्ग कर्नाटक में है। कुर्ग पहले एक अलग रियासत हुआ करता था, आज़ादी के बाद इसको मिलाया गया कर्नाटक राज्य में। कुर्ग इन इलाकों में लागू किया गया। मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में। कौन था इसको मतलब लागू करने वाला कौन था? कर्नल रीड और मुनरो द्वारा। कर्नल रीड और मुनरो द्वारा लागू किया गया इसको। और इसमें कर जो तय किया गया, उस कर का वास्तविक उपज और मंडी के मूल्य से कोई लेना देना नहीं था। उत्पादन कितना हुआ है, कितना नहीं, हमें नहीं मतलब। तुम्हारी ज़मीन कितनी उपज देती है, कितनी नहीं, हमें नहीं मतलब। हमें तो 100 रुपया मंथली चाहिए, कर तो चाहिए। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा शोषणकारी भी था। लेकिन भारत के लगभग में, ब्रिटिश भारत 51% भागों पर लागू था ये व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी में क्या हो गया कि अंग्रेज डायरेक्ट किसानों से कर वसूलेंगे। ठीक है, अब रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित कुछ फैक्ट्स देखते हैं। मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग के इलाकों में इसको लागू किया गया। 51% भूमि उस समय की ब्रिटिश भारत की, जहाँ पर ब्रिटिश लोग डायरेक्ट शासन करते थे, उसका 51% भूमि अंग्रेजों उस पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। कर्नल रीड और मुनरो द्वारा। कोई बिचौलिया नहीं था, सरकार सीधे किसान से कर लेगी। स्वामित्व किसानों को, जिससे किसान भूमि कर, विक्रय एवं गिरवी रख सकते थे। लगान अदायगी न होने पर भूमि जब्त कर ली जाती थी, ये तो सभी में सेम था। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्षों बाद पुनः समीक्षा की जाती थी। रैयतवाड़ी में 30 वर्षों के बाद समीक्षा की जाती थी। उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना होगा। मतलब जितना भी उपजा है उसका आधा भाग हमें चाहिए, आधा तुम रखो। तो सभी भू राजस्व व्यवस्था हमने पढ़ लिया। मालवाड़ी भी पढ़ लिया हमने रैयतवाड़ी भी पढ़ लिया, अस्थाई भी पढ़ा और ये भी पढ़ लिया, इजारेदारी भी वगैरह भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि इनको लागू करने के, इतने जो भू राजस्व व्यवस्था हमने लागू की अंग्रेजों ने, उसके परिणाम क्या हुए। और ऐसे ही परिणाम लिखना चाहिए एग्जाम वगैरह, जिससे जो चेक करने वाला उसको सीधा सीधा दिखे। अत्यधिक कर से भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल बदहाल हो गई। जितना उपज नहीं रहा है उससे ज़्यादा तो हमें कर देना पड़ रहा है। इससे क्या हुआ, हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था प्राचीन रूप से चली आ रही थी, ग्राम हमारे यहाँ स्वायत्त होते थे, ग्रामीण स्वायत्तता थी, यानी कि गांव जो थे वो किसी पर निर्भर नहीं थे। वो जितना उपजाते थे उतना खपत करते थे, उनको बाहर से कोई लेना देना नहीं होता था। तो ये चीज़ अब धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया इनके द्वारा। अभी इन्होंने कृषि के तहत ख़त्म किया, अगले लेक्चर हम देखेंगे कि इन्होंने व्यापार को कैसे ख़त्म किया। तो अत्यधिक कर से भारतीय अर्थव्यवस्था बदहाल हो गई। ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्य न्याय एवं कर वसूली दोनों समाप्त हो गए। पाटिल यानी कि कहाँ थे, महाराष्ट्र में कर संग्रह करता हुआ करते थे ग्राम में। अब केवल और केवल कर संग्रह करता ही रह गए। पहले ये क्या करते थे, गांव पर शासन करते थे ये लोग। मराठा साम्राज्य में हम पढ़ते हैं कि ये लोग गांव में शासन चलाते थे, जिनमें इनको न्याय का काम भी सौंपा जाता था और कर संग्रह का भी। तो अब ये केवल और केवल कर संग्रह करता रह गए। गांव शहरों पर निर्भर हो गए। अब गांव की जब अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई तो खा के तो खाएंगे तो ना लोग कुछ, तो शहर की तरफ भागे। वहाँ पर नौकरी, शहरों की आबादी बढ़ेगी, शहरों मलिन बस्तियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि ये अमीर लोग तो गांव से कम आ रहे हैं, गरीब लोग ज़्यादा आ रहे हैं रोज़गार की तलाश में, अलग अलग चीज़ों की तलाश में। गांव की जो प्राचीन कुटीर उद्योग थे खेती पर आधारित, जैसे ही खेती खत्म होगा, कृषि खत्म होगा, तो उस पर आधारित सभी उद्योग भी खत्म हो गए। तो प्राचीन कुटीर उद्योग समाप्त हो गया। प्राचीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बिखर के रह गई पूरे भारत में। कोई प्राचीन व्यवस्था नहीं रह गई। तो परिणाम हमने देखा, ठीक है। कारण भी हमने देखा था कि क्यों लाया गया था ये सब व्यवस्था, कि मुगलों द्वारा स्थापित जितनी भू राजस्व की व्यवस्था थी वो सभी छिन्न भिन्न हो गए। कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि मुगलों के समय तक, यानी कि जब तक मुगलों का भारत में शासन था, और प्राचीन भारत से लेकर मुगलों के शासन तक, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, हमारे यहाँ सार्वजनिक संपत्ति पर ही
का कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो संपत्ति है उसमें स्वामित्व तो बहुत कम लोगों का होता था। बाकी जैसे जंगल है उसके फल सब खा सकते हैं, तालाब के पानी सब पी सकते हैं, कुआं पर पानी सब भर सकते हैं, लेकिन इसके बाद ही जाति व्यवस्था और अधिक कठिन हो गई। यानी कि ये कुआं उसका पर्टिकुलर हो गया ज़मींदार का, ये तालाब उस ज़मींदार का हो गया, ये जंगल इस ज़मींदार के हो गए, तो लोग भूखे मरने की स्थिति तक आ गई थी। ठीक है, तो हमने देखा कि क्यों, यानी कि अकबर या अन्य मुगलों द्वारा स्थापित व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और फिर अंग्रेज़ों ने अपनी व्यवस्था शुरू किया अलग अलग, जिसमें कौन थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इजारेदारी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी। महालवारी का कॉन्सेप्ट आया था 1819 और 1820 में। लागू कब से हुआ महालवारी? तो 1833 में। ठीक है, तो इजारेदारी सबसे पहले 1772, फिर अस्थाई बंदोबस्त 1793, 1820 रैयतवारी, 1819 महालवारी। ठीक है, तो ये हमने आज 25 मिनट के करीब में वीडियो बनाया है भू राजस्व व्यवस्था पर। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना, फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।